नमस्कार दोस्तों, यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की जो क्लास चल रही है, इसमें हम जो हिस्ट्री क्लास चला रहे हैं, इसमें हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का, ये है आपका सैयद वंश। और इसी के साथ साथ आपको इसके बाद मिलेगा लोधी वंश, और लोधी वंश पढ़ाने के बाद हमारा ये जो दिल्ली सल्तनत का जो भी क्लास है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे जो भी हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम लेकर के आएंगे। और आप अगर हमारे वीडियो पर नए हो, आप हमारे वीडियो को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी जरूर करिए। उसके साथ साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और उस पर जो महत्वपूर्ण इस टॉपिक से संबंधित जो भी तथ्य हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। और ये मैं आपको फिर से बता दूं, दिल्ली सल्तनत जो आपका मध्यकाल में देखेंगे इतिहास में, दिल्ली सल्तनत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग अगर उसमें इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अगर मान लीजिए इसमें अगर 5 क्वेश्चन इतिहास से अगर आया तो 5 में मान लीजिए इससे 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, ये तो निश्चित है। तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। और उसके बाद आप अगर पेन और कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं तो पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, ताकि आपका फ़ायदा वो ये होगा कि आप उसको अच्छे से एक बार फिर उसको रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। आइए अब शुरू करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अगर हम सैयद वंश की बात करेंगे तो इसके पहले हमने खिलजी वंश, है ना, तुगलक वंश को हमने पढ़ाया हुआ है। आप उसका वीडियो जरूर देखिए हमारे प्ले लिस्ट में जा करके। तो आज हमारा सैयद वंश है, इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 14 से 14 ईस्वी से लेकर के 1451 तक चलता है ये। ठीक है, हम इसके संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक का नाम क्या था? खिज्र खां था। इसका हम शासनकाल देखेंगे तो इसका शासनकाल चलता है 14 से 14 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक। कब से कब तक चलता है फिर से ध्यान से देखिए, 1414 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। इसके द्वारा एक उपाधि ली गई थी, इसके उपाधि का नाम था रैयत ए आला। क्या नाम था? रैयत ए आला। रैयत ए आला इसके उपाधि का नाम था। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो इसमें जितने भी शासक हुए हैं उनके द्वारा जो भी उपाधियां ली गई हैं, तो आपके उपाधियों से संबंधित आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उपाधियों को एक बार फिर से अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है, और ये जो उपाधि खिज्र खां के द्वारा लिया गया था, क्या नाम था इसका? रैयत ए आला। क्या नाम था? रैयत ए आला। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और हम बढ़े तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर हम देखेंगे तो इसका जो सेनापति था उसका नाम था तैमूर लंग। किसका सेनापति था? खिज्र खां का। खिज्र खां का सेनापति का क्या नाम था? तैमूर लंग। इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है कि तैमूर लंग किसका सेनापति था, तो खिज्र खां का। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मुबारक शाह। क्या नाम था इसका? मुबारक शाह। ये खिज्र खां का उत्तराधिकारी हुआ। अब हम खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी था मुबारक शाह, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो जो मुबारक शाह था इसने एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम था मुबारकबाद। ठीक, तो मुबारकबाद की स्थापना इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद देखें तो इसके द्वारा तारीख मुबारक शाही एक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, क्या नाम था उसका? तारीख मुबारक शाही। ठीक, आगे अगर हम बढ़े तो अगर हम सैयद वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था यह था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक, आपको ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भी वंश है दिल्ली सल्तनत में उसका कम से कम आपको उसका संस्थापक और जो उसका अंतिम शासक था ये आपको जरूर पता होना चाहिए। कभी कभी अंतिम शासक से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसको जरूर याद रख लीजिएगा कि इसका क्या नाम था? सैयद वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 1343 से लेकर के 1443 से लेकर के 1451 तक इसका जो शासनकाल पूरा चलता है। कितना? 1443 से लेकर के 1451 तक। ठीक, तो ये आपका जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था सैयद खां से संबंधित बहुत ही शॉर्ट में, ब्रीफ में, छोटा सा ये महत्वपूर्ण आपका डिस्कशन था इसके महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित। तो इसमें इतना था। आगे हम चलते हैं, इसके बाद जो आपका लास्ट वंश आता है दिल्ली सल्तनत का, कौन सा वंश होता है? वो होता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश के बाद आपका दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल पूरा समाप्त होता है। और आपको भी पता होगा
जो लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 में, और उस युद्ध में बाबर की विजय होती है और बाबर पानीपत के युद्ध को, प्रथम युद्ध को जीत करके और मुगल वंश की स्थापना करता है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं उसको भी हम। लोधी वंश से संबंधित देखिए आपका लोधी वंश है ये, है ना, और लोधी वंश से जो भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है इसको हम देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास मिला करके लगभग आपका 10 नंबर आपका इतिहास से कवर करेगा पेट के एग्जाम में। तो इसीलिए आपको तीनों इतिहास पे अच्छे से फोकस करना, अगर आपको पेट के एग्जाम में अच्छा खासा अगर आपको स्कोर करना है तब, क्योंकि आपको ही पता है कि आपके इस बार जो 2022 में पेट का एग्ज़ाम होने वाला है इसमें लगभग 40 लाख लड़कों का फॉर्म पड़ा है बच्चों का, और ये मान के चलिए ये होता है कि कम से कम 40 लाख में कम से कम आपके 30 से 32 लाख लड़के ज़रूर बैठेंगे इस परीक्षा में। तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग जो इसके पहले जो 2021 में जो पेपर हुआ है, ठीक, तो कंपटीशन तगड़ा होगा। तो इस वजह से आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लगातार लगे रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, ठीक है। आइए अब चलते हैं इस पर। अब लोधी वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे लोधी वंश का, तो देखिए लोधी वंश का जो पूरा टाइम पीरियड है, इसमें जो भी शासक हुए हैं, तो इसमें जो उनका पूरा टाइम पीरियड है 1451 से लेकर के 1526 तक चलता है, ठीक है। मतलब 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इनका पूरा लोधी वंश चलता है। और ये 1526 दिल्ली वंश, जो दिल्ली सल्तनत है, ये उसका लास्ट टाइम होता है, क्योंकि इसके बाद आपका मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको ही पता है 1526 में बाबर के द्वारा पानीपत का पहला युद्ध होता है और बाबर की विजय होती है और मुगल वंश की स्थापना करता है वो, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस पर, देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं लोधी वंश से संबंधित। चलिए अब अगर हम देखेंगे इसके संस्थापक की बात करेंगे, तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था। इसका अगर पूरा हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक बहलोल लोधी का पूरा टाइम जो उसका शासनकाल था चलता है। अगर आपको बता दें तो इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, आप इसको स्टार बना लीजिएगा, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम में कई बार भी पूछा है। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे तो देखेंगे क्वेश्चन यहाँ से पूछा कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था, ठीक। तो अफगान राज्य का प्रथम जो संस्थापक था वो आपका कौन था, बहलोल लोधी। क्या नाम था उसका, बहलोल लोधी। आगे अगर हम देखेंगे तो 1451 ईस्वी में बहलोल के द्वारा गाजी की उपाधि ली गई थी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। 1451 ईस्वी में बहलोल के द्वारा गाजी की उपाधि ली गई थी। और मैं आपको थोड़ा सा चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये गाजी की उपाधि जब आप मुगल वंश में बाबर को पढ़ेंगे, ठीक, तो बाबर ने भी गाजी की उपाधि लिया था, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो हो सकता हो पूछ ले कि बहलोल लोधी के अलावा किसने गाजी की उपाधि धारण किया था, तो ये आपको पता थोड़ा सा होना चाहिए। तो 1451 में बहलोल लोधी के द्वारा गाजी की उपाधि ली गई थी। क्लियर हो गया आपका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए तो बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। क्या कहता था, मकसद ए अली। अगर हम अगला देखेंगे तो जौनपुर को बहलोल लोधी के द्वारा दिल्ली में मिला लिया गया था, ठीक। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो आपका जौनपुर था, जौनपुर को बहलोल लोधी के द्वारा दिल्ली में मिला लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली में किस शासक के द्वारा जौनपुर शहर को मिलाया गया था, तो बहलोल लोधी को, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो इसमें आपका बहलोल लोधी के द्वारा बहलोली नामक सिक्के चलाए गए थे। देखिए सिक्कों से संबंधित आपके एग्जाम में ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कि सबसे पहली बार सिक्के कौन चलाए, सबसे शुद्ध सिक्के कौन चलाए, सबसे प्राचीन सिक्कों का क्या नाम था, गुप्तकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था। ये सभी सिक्कों संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहलोल लोधी के द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे, बहलोली नामक सिक्के चलाए गए थे। और आपको ही पता है सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे भारत में, यूनानियों ने चलाए थे, ठीक है, यूनानी ने चलाए थे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के कौन चलाए थे, तो गुप्तों ने चलाया था, ठीक है। गुप्त वंश के टाइम में सोने के सबसे अधिक मात्रा में सिक्के चलाए गए थे,
ठीक है। अगर आप बात करेंगे कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, वो चलाए थे कौन, कुषाणों ने चलाए थे। ठीक, कुषाणों ने सोने के सबसे शुद्ध सिक्के चलाए थे। तो आपसे ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है सिक्कों से संबंधित, तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला हमारा फैक्ट है सिकंदर लोदी से संबंधित। देखिए, अगर हम सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो जो सिकंदर लोदी होता है ये बहलोल लोदी के बाद यानी बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी होता है, और ये 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इसका पूरा शासनकाल चलता है। कितना, 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक इसका पूरा शासनकाल चलता है। और अगर हम बात करें तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, निजाम खां था। ठीक है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, निजाम खां था। अगर हम देखें तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा की स्थापना किया था। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आगरा शहर का स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था, 1504 में। कब किया था, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा का स्थापना किया गया था। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से याद रखना होगा। सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना जारी किया। कौन सा पैमाना जारी किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी जो पैमाना है ये सिकंदर लोदी के द्वारा जारी किया गया था। ये एक प्रकार का भूमि मापक पैमाना था। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गज सिकंदरी क्या था। ठीक, तो आपको अगर हम बता दें तो ऐसा देखा गया एग्जाम में कि जो आपके अगर देखेंगे तो इसमें जो भी जैसे पैमाना या फिर टैक्स जो लगाए जाते थे मध्यकाल में या फिर प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे तो उससे संबंधित जो फैक्ट है ना, जो शब्द हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए दिनार क्या था, ठीक है, दिनार क्या था, करशापड़ क्या था, आना सिक्का क्या था, आना सिक्का का प्रचलन किसने किया था, इस तरीके से पूछ लेगा, है ना। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इन शब्दों को भी, अगर आपको अच्छा स्कोर अच्छा करना है तो। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी में कविताएं लिखी गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि किसके द्वारा गुलरुखी शीर्षक नामक फारसी में कविताएं लिखी गई थी। वो शासक था सिकंदर लोदी। कौन था, सिकंदर लोदी। चलिए आगे अगर हम बढ़े तो इसमें हम देखें और जो हमारे फैक्ट हैं, 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, कब किया था, 1506 ईस्वी में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली सल्तनत में या फिर लोदी वंश का वो कौन सा शासक था जिसके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत कराई गई थी, तो सिकंदर लोदी। अगर आप देखेंगे तो सिकंदर लोदी के द्वारा मुसलमानों के लिए इसने तजिया निकालने और स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ारों पर जाने के लिए इसने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो अगर हम यूँ कहें तो सिकंदर लोदी और अगर हम मुग़ल काल में देखेंगे तो औरंगज़ेब, तो इन दोनों की दोनों कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हैं, क्योंकि बाबर के द्वारा औरंगज़ेब के द्वारा भी बहुत सारे मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़वा दिया गया था। ठीक है, उसने मुसलमानों के लिए जैसे मान लीजिए जो भी संगीत के कार्य होते थे, जो त्यौहार होता था मुसलमानों के, उसको भी उसने उस पर बैन लगा दिया था। तो सिकंदर लोदी और औरंगज़ेब की थोड़ी सी सिमिलरिटी यहाँ पर मिलती हैं। इसके द्वारा भी स्त्रियों को, जो पीर जो होते थे, है ना, जो मुस्लिम कैटेगरी में देखते हैं, जो पीर होते हैं, जो मज़ार वगैरह होता है, वहाँ पर जाने के लिए इसने प्रतिबंध लगा दिया था। क्लियर बात, समझ में आ रही है आपको। चलिए अब हम आते हैं जो अगला हमारा शासक है लोदी वंश का और अंतिम शासक है, इसका नाम है क्या, इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। अगर हम इसका पूरा हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलता है। कब से कब तक, 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के बारे में आपको बता दूं, सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो और भी इसमें काफ़ी चीज़ें मैं उसको आपको डिस्कस करता हूँ। अगर आप देखेंगे तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए एक पंजाब के शासक थे, उनका नाम था दौलत खां लोदी। क्या नाम था उनका, दौलत खां लोदी। और इब्राहिम लोदी के चाचा थे, उनका नाम था आलम खां लोदी। ठीक है,
तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण देखेंगे तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां, इन दोनों ने मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने आमंत्रण किया बाबर को। ठीक, तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस शासकों के द्वारा आमंत्रण किया गया था। तो याद रखिएगा आप, पंजाब के शासक थे दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे उनका नाम था आलम खां लोधी। इन्होंने बाबर को भारत पर आमंत्रण दिया था आक्रमण करने का। आगे अगर हम देखेंगे तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ क्योंकि 1526 को पानीपत का युद्ध होता है प्रथम। इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का जो ये लास्ट लोधी वंश है ये ख़त्म हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अब इसके बाद बाबर आता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो हम देखें तो जो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अगर हम देखेंगे तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। अब आपका यहाँ से आपका मुगल वंश चलेगा, ठीक है, क्योंकि पानीपत का पहला प्रथम युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। अब आपका मुगल वंश का यहाँ से शुरुआत हो जाता है। तो 1526 में 1526 ईस्वी में बाबर स्थापना करता है मुगल वंश का और इसका पूरा जो टाइम पीरियड है ये 1530 ईस्वी तक चलता है। ठीक, तो 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर का पूरा टाइम पीरियड चलता है। तो इस तरीके से आज का ये हमारा इतना अंतिम, ये आप देखेंगे तो सल्तनत काल का अंतिम ये क्लास था। लोधी वंश अंतिम वंश है और हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी को हमने डिस्कस किया है ना। और आपने अगर हमारे चैनल पे शुरू से लेकर के लास्ट तक अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे थे तो आपको धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे वीडियो पर बने रहिए और निश्चित रूप से हम बिल्कुल अंतिम आपके मतलब कुल यूँ मानिए कि हम परीक्षा तक आपके साथ लगे रहेंगे, जुड़े रहेंगे और सारा हम जो भी पेट का सिलेबस जो उसमें टॉपिक जितना कवर किया हुआ है उसको सारा हम कराएंगे। और अभी इसके बाद हम जो हमारी जैसे थियरी क्लास ख़त्म होती है तो हम प्रैक्टिस क्लास आपका शुरू करेंगे। तो आप पहले थ्योरी क्लास से हमारी सारी वीडियोस देखिए, फिर आपको प्रैक्टिस करने में और मज़ा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इस तरीके से आपका पूरा ये कंप्लीट हुआ है ना, दिल्ली सल्तनत का पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है दिल्ली सल्तनत से संबंधित तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, लोधी, जितने भी वीडियो यहाँ पर देखेंगे सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे हम आगे मिलेंगे। तो आज के लिए आपको धन्यवाद।